गोरखपुर के दो बड़े डॉन हरशंकर तिवारी, वीरेंद्र शाही, और इनसे उलझने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि इन दोनों के पास पहली बात तो दोनों नेता थे और हरशंकर तिवारी आपके मिनिस्टर भी रह चुके थे और अपने आप में भी ये लोग डॉन थे और ऊपर से दबंग थे। तो कुल मिला के इनसे टकराने की हिम्मत गोरखपुर में कोई नहीं ले सकता था। एक तरह से तो हरशंकर तिवारी का वर्चस्व ही रहा पूरे समय में, लेकिन यदि हरशंकर तिवारी की किसी ने बैंड बजाई है, कहो कि ऐसी तैसी किया, तो वो था श्री प्रकाश शुक्ला। वैसे तो देखो अदावत चलती रही वीरेंद्र शाही से। मैं आपको इन दोनों की कहानी सुनाता हूँ। हरशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही दोनों ही गोरखपुर से थे और दोनों ही जेपी आंदोलन से निकले हुए थे। जेपी आंदोलन से लालू यादव वगैरह निकले हुए हैं, तो जो दोनों ही निकले हुए थे जयप्रकाश आंदोलन से। तो भाई वीरेंद्र शाही बन गए ठाकुरों के नेता और हरशंकर तिवारी हो गए इधर ब्राह्मणों के नेता, मतलब सवर्ण इधर और ठाकुर इधर, ये दोनों अपनी अपनी तरफ हो गए। और भाई साहब दोनों ही एमएलए थे, सांसद भी रह चुके हैं और ये दोनों का दबदबा था, दोनों अपने आप में मतलब डॉन भी थे। और आपस में सिर्फ दो ही पार्टियां थी जिनकी आपस में अदावत चला करती थी, हरशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही। हरशंकर तिवारी ने 9 बार अटैक करवाया था वीरेंद्र शाही के ऊपर और वीरेंद्र शाही फिर भी हर बार बचते रहे हैं। और इनमें लड़ाई का रीजन क्या था? पहली बात तो ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद ये तो था ही, साथ में जो ठेके होते हैं, ठेकों में बड़ा पैसा, रेलवे का ठेका, पीडब्ल्यूडी का ठेका, पीएचई का ठेका, ये सारे जितने भी ठेके होते हैं नगर निगम के और जो भी वो होते हैं ना, सारे ठेके में बड़ा मोटा पैसा होता है। जिसका भाई एक छत्र राज होगा, जिसने जो रेट डाल दिया वही टेंडर साइन हो गया, तो मोटा पैसा आता था। तो इसलिए आपस में ठेके की लड़ाई ये बड़ी जबरदस्त चला करती है। खासकर जब रेलवे का ठेका, रेलवे में तो हर चीज का काम, हर काम ठेके पे होता है, तो उसके लिए आपस में एक दूसरे से जोर आजमाइश करते रहते थे। ठेका किसी भी चीज का हो, आपस में ही है हमेशा एक दूसरे के राइवल रहते थे। मतलब वही हाल होता ना कि भाई तुम्हारा बंदा आ रहा है यदि फॉर्म डालने के लिए तो हमारे बंदे ने गोली मार दिया, या हमारा बंदा जा रहा है तो तुम्हारे बंदे ने मार दिया, या तो उसको उठा के बैठा लिया, उसका फॉर्म छीने, मतलब इस तरह का कुछ भी करके ठेका एक दूसरे की पार्टी को नहीं जाना चाहिए। इसीलिए आपस में हमेशा अदावत रहा करती थी। ठेका एक बहुत बड़ा कारण था और यही वजह था कि गोरखपुर में, क्योंकि बॉर्डर का एरिया है, बिहार से भी बॉर्डर है, तो इस वजह से क्या होता था, बिहार का भी काफ़ी इंटरेस्ट था। बिहार में जैसे अब बिहार से मोकामा गैंग के सूरजभान सिंह का भी अच्छा वर्चस्व था, अच्छा दबदबा था और वो भी ठेके पे अपनी नज़र लगाए बैठे थे। तो सूरजभान सिंह का भी ये मानना था कि भाई सूरजभान सिंह और जो भी बिहार वगैरह से बाहर से आते थे, वैसे तो कई ठेकेदार हैं, लेकिन जो दमदार थे, मतलब कि जिनका वर्चस्व था, तो श्री प्रकाश शुक्ला भाई वो सेटल नहीं हो पा रहे थे सूरजभान सिंह, क्योंकि वीरेंद्र शाही और हरशंकर तिवारी पहले ही वहाँ से मौजूद थे। तो सूरजभान सिंह चाहता था कि किसी भी हाल में यदि वीरेंद्र शाही और इनका मर्डर हो जाएगा तो रास्ता हमारा क्लियर हो जाएगा, तो हमारा पूरी ग्रिप आ जाएगी हमारी गोरखपुर तक, और गोरखपुर हाथ में आया तो हमारा लखनऊ वगैरह भी हमारे हाथ में आ जाएगा। ये मान के चल रहा था, सूरजभान सिंह का ये मानना था। तो अब इधर ये नया नया वो निकल के आया था, बिल्कुल धड़ाधड़ वो शूट आउट किए पड़ा था श्री प्रकाश शुक्ला। अब आप सोचो कि वो इतना खतरनाक क्रिमिनल आप कह सकते हो था, 22-23 साल का, 25 साल में तो उसकी एनकाउंटर ही हो गया था 22-23 साल का लौंडा, लेकिन इतना धाकड़, इतना बिंदास कि साला मतलब आप सोचो कि सबसे पहले AK-47 लेके आया और AK-47 चलाने में तो यूपी में AK-47 लाने वाला ही बंदा वही था श्री प्रकाश शुक्ला। हालांकि वो AK-47 से ज़्यादा अपने .45 की पिस्टल पे वो भरोसा करता था और दोनों हाथ से गन चलाता था, ये उसका टैलेंट था भाई। तो अब ये उसके दिमाग में आया कि भाई पहले ठेके लिए जाए, तो ठेके के लिए काफ़ी कत्ल किया उसने, आपको लाइन से मैं बताते ही जा रहा हूँ क्या क्या करता गया। अब जब ये आई बात वीरेंद्र शाही के ऊपर, जब वीरेंद्र शाही को टारगेट करने का समय आया, तो हुआ क्या कि भाई इधर से उसको ये था कि भाई दो ही गुंडे हैं, मतलब दो ही डॉन हैं जो गोरखपुर में है, या तो वीरेंद्र शाही या तो हरशंकर तिवारी। भाई हरशंकर तिवारी थोड़ा सा कि ब्राह्मण है तो इसकी वजह से चलो ठीक है पहले ठाकुर को निपटाते हैं, तो वो वीरेंद्र शाही के पीछे पड़ा। वीरेंद्र शाही के पीछे पड़ने का एक दूसरा रीजन भी ये था कि सूरजभान सिंह ने कहा था कि यदि वीरेंद्र शाही को तुम मार देते हो
एक्चुअली वो AK-47 चाह रहा था। सूरजभान सिंह जब पुरुलिया ड्रॉप केस हुआ था तो उसमें काफ़ी उसको जो तालाब में गिरे थे तो कुछ दिन बाद उसको निकलवा के और सारी वो ले जाके और एक आर्मरर को पकड़ के CRPF के जवान को पकड़ लिया जो बंदूक की साफ सफाई करता तो उसको किडनैप कर लिया। दोस्तों ये सिर्फ बिहार में ही हो सकता है। और उसको लेकर के अपने यहाँ 1 महीने बंदे को रखा रहा। उसे सारी जितनी भी AK-47 मिली थी सबको साफ कराया और पूरा मेंटेन कराया, चलने लायक बनाया। जब चलने लगी तब जाके छोड़ा। सोचो कि वहाँ पे CRPF का बंदा भी सुरक्षित नहीं है। ये इस तरह का बिहार था जंगल राज लालू यादव के समय में, तो भाई साहब धुआं उड़ाए हुए थे। तो भाई अब एक ये चाह रहा था सूर्य प्रकाश शुक्ला की भाई दादा बोलता था कि दादा मेरे को आप AK-47 एक दे दो, अभी यूपी में किसी के पास नहीं है तो ये मैं चाहता हूँ मेरे पास हो। तो सूरजभान ने कंडीशन लगा दिया कि बोले ठीक है यार तुम्हें दे देंगे, हम गिफ्ट के तौर पे दे देंगे, लेकिन एक शर्त है, जिस दिन तुम वीरेंद्र शाही को मार दोगे उस दिन हम तुमको AK-47 दे देंगे। तो भाई अब उसके दिमाग में टारगेट बन गया। पिस्टल का मतलब हथियारों का बड़ा शौकीन था वो, तो उसके दिमाग में बन गया ठीक है ये काम कौन सा बड़ा काम है, कर देते हैं। अब उसके दिमाग में तो यही, पहली बात तो वो सोचता ही बड़ा था कि मारो तो किसी बड़े को मारो, जो भी करो बड़ा कांड करो। और उसको बीमारी थी हाईलाइट रहने की, पेपर में, न्यूज़ में, टीवी में, हर जगह वो आने का बड़ा शौकीन था। मतलब जिसको कहते हैं ना वहाँ के यूपी बिहार की भाषा में कहते हैं छपास रोग, उसको छपने की, पेपर में आने की उसकी बीमारी थी। तो अब उसके दिमाग में वो चल रहा था। तो उसने क्या किया, अनुज सिंह को पकड़ा। अनुज सिंह को पकड़ के, भाई अनुज सिंह से दोस्ती हो गई थी, और अनुज सिंह को बोला कि यार ऐसा है कि हमें इन दोनों में से किसी को मारना है। तो बात हुई तो अनुज सिंह ने कहा कि श्री प्रकाश को भाई आप हरशंकर तिवारी को मार दो, तो हम आपके साथ हैं। तो बोला कि नहीं, हम पहले वीरेंद्र शाही को मारेंगे, उसमें तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा, फिर मैं तुम्हारे साथ हरशंकर तिवारी, क्योंकि हरशंकर तिवारी से उसकी कुछ अदावत थी। और वो अनुज सिंह इतना बेशरम लड़का, बेशरम का मतलब बिंदास लड़का, कि हरशंकर तिवारी के साथ गाड़ी के सामने खड़ा हो जाए, अपनी बाइक लगा दे, उसको गालियां निकाले गंदी गंदी, मतलब उसके मुंह पे भी उटपटांग बोले। पर हरशंकर तिवारी उसको अवॉइड करते रहते थे कि यार चल छोड़ है, अब कौन कौन कहाँ पंगा ले, क्योंकि मिनिस्टर वगैरह भी बन गए थे तो थोड़ा सा वो रहता है। लेकिन अब ये तो बिंदास, मतलब इनको तो जो करना है से करना है। तो भाई लोगों ने प्लानिंग कर लिया, चूंकि भाई AK-47 भी लेनी थी, अब इन्होंने प्लानिंग कर लिया कि वीरेंद्र शाही को मारना है। वीरेंद्र शाही को मारने के लिए अब आप भाई ये वीरेंद्र शाही, एक्चुअली क्या होता है कि ये जितने इस तरह के लोग होते हैं, डॉन या कुछ भी होते हैं, मतलब अपने आप में जो भी हैं, इनके कुछ ना कुछ गलत काम जरूर करते हैं। गलत काम करते हैं तभी ये फंसते हैं, तभी ये शिकार बनते हैं। अदरवाइज इतना आसानी से शिकार नहीं बना जा, मतलब बचा जा सकता है, लेकिन इनको आदत होती है। तो वीरेंद्र शाही की भी एक कमी थी। लखनऊ में एक, वैसे तो कहते हैं कि इनके दूर के रिश्ते की कोई बहन हुई थी, पर लोगों का कहना है कि उनकी मित्र थी, और जो भी रहा हो आपस में मतलब कुछ ना कुछ वो था। और क्या था ये अब अंदर की बात है, अंदर वो वाले जाने क्या था। तो भाई उसके यहाँ ये पता चला कि शाम को वीरेंद्र शाही लखनऊ पहुँच गए हैं। अब ये भी पता चल गया कि भाई जो आपका ये स्कूल में बच्चे का 31 मार्च 1997 की बात है कि उस दिन ये रिजल्ट निकलने वाला है। तो ये वहाँ पे रिजल्ट लेने के लिए जाएगा उसी महिला मित्र के साथ, उस बच्चे का जो था, अब वो जो भी रहा हो। तो भाई उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, जब वहाँ पे जाते हैं ना तो अपनी गाड़ी वाड़ी दूर खड़ी कर देते हैं, गनर वगैरह लेके नहीं जाते हैं। और चूंकि वहाँ से लेके जाना है, स्कूल में जाना है, पहले बात तो फेमस लोग हैं, विधायक हैं, ये वो, तो थोड़ा सा कि लोगों को ना पता चले, तो ये मतलब इसी तरह ये लोग काम करना चाहते हैं। तो ये था भाई, उसको ये भी था कि बिंदास तो था कि यार उसको क्या फर्क पड़ जाने वाला है, कौन क्या बिगाड़ लेगा, मतलब उसको ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था वीरेंद्र शाही को कि कोई मार सकता है हमें। गाली गलौज तो होती रहती रही है। आप जैसे श्री प्रकाश शुक्ला भी तो बिल्कुल ढीठ आदमी था, वो बिंदास फोन करे, गाली दे। और भाई साहब गाली देने की बात याद आई तो आपको बता दूं, वहाँ के दो जो बड़े डॉन, दोनों को फोन लगा के और जम के गालियां दे। श्री प्रकाश शुक्ला भी गाली देने में मास्टर आदमी, और उधर से वीरेंद्र शाही भी जम के गालियां दे, मतलब इतना बुरी तरह से गाली गलौज किया करता था। अब भाई अब जब ये जिस दिन टारगेट कर लिया, चूँकि अनुज सिंह को आपको मैंने पहले बताया है कि जब वीरेंद्र शाही को पहला अटैक किया गया, पहला अटैक करते समय अनुज सिंह उसके साथ में था।
ठीक है। और अनु सिंह गोवर्धन सिंह का बेटा था जो कि उनके साथ रहा करता था, मतलब गोवर्धन सिंह उनके साथ रहते थे, ठीक है। अब अनु सिंह जब पहली बार ये अटैक करने गए थे तो अनु सिंह गाड़ी चला रहा था और श्री प्रकाश शुक्ला ने गोली चलाई थी। गोली हालांकि इनको ये तो बच गए थे, लेकिन इनका जो बॉडीगार्ड था वो मारा गया था, तो उस बार बच गए थे। लेकिन उन्होंने अनु सिंह को गोली चलाते हुए देख लिया, गाड़ी चलाते हुए कि ये गाड़ी चला रहा है, वो गोली चला रहा है, तो उसको बड़ा बुरा भी लगा कि यार बच्चे जैसे मैंने इसको पाला और ये कर रहा है, बड़ा वो खिन्न हुए। और इन्होंने कहा कि वीरेंद्र साई ने कि भाई मैं इसको अब नहीं छोड़ूंगा। हालांकि ये अपनी अलग बात है, उन्होंने कुछ किया नहीं है। इसी की आड़ लेकर के हरिशंकर तिवारी ने अनु सिंह को मरवा दिया। ये अपुष्ट है, पूरी तरह से पुष्ट नहीं, लेकिन बात यही थी। एक्चुअली हरिशंकर तिवारी को ये डर था कि जब तक ये अनु सिंह जिंदा रहेगा, ये हरिशंकर उसको श्री प्रकाश शुक्ला को बार बार पिंच करता रहेगा कि भाई उसको मार, हरिशंकर को मार, तो वो करता रहेगा। तो इसीलिए हरिशंकर ने निपटवा दिया। हालांकि श्री प्रकाश को ये लगा कि वीरेंद्र साई ने मरवाया है अनु सिंह उसका दोस्त, तो उसने कसम खाया श्री प्रकाश शुक्ला ने कि मैं इसको मारूंगा। मार्च का महीना था और होली के पहले मारूंगा। हालांकि उसमें कामयाब नहीं हो पाया, होली के पहले तो नहीं मार पाया, लेकिन इसी बीच उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई। एक्चुअली इसमें दो तरह की वो बातें हैं, अलग अलग अपनी ये है। एक तो ये कहा जाता है कि भाई जो इनके साथी थे उनको उसके बेटे को किडनैप किया श्री प्रकाश शुक्ला ने, और किडनैप करने के बाद इनके मित्र के पास जाके इनके बोला कि भाई यदि तुम्हें बेटा चाहिए तो मुझे वीरेंद्र साई को बताओ कहाँ मिलेगा, और तभी मैं बेटे को छोड़ूंगा, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। अब श्री प्रकाश शुक्ला का तो सभी जानते थे कि भाई उसको जिसके लिए बोल दे तो जान ही मुश्किल में आ जाए। तो कहा जाता है ऐसा है कि फिर उनके दोस्त ने ही, जो उनके बहुत खास थे, उन्होंने ही मुखबिरी किया और उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दिया कि ये लखनऊ गए हुए हैं, लखनऊ जाते हैं तो अपनी महिला मित्र के यहाँ जाते हैं। अपनी महिला मित्र के यहाँ जब जाते हैं तो वो गनर साथ में नहीं ले जाते, अकेले जाते हैं, गाड़ी दूर खड़ी करवा देते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे मिल चुकी थी। और भाई हुआ भी वही 31 मार्च की 1997 में जब एक बच्चों का रिजल्ट निकलता है, तो बच्चों का रिजल्ट लेने के लिए वो उनकी बच्चा एक साथ में और वो महिला मित्र जिसके साथ वो जाने वाले थे, उसके साथ वो दोपहर में 11 बजे स्कूल की तरफ जा रहे थे रिजल्ट लेने के लिए। इसकी इन्फॉर्मेशन तो श्री प्रकाश शुक्ला को पहले ही मिल चुकी थी कि वो वहाँ पे अवेलेबल होगा और साथ में कोई मतलब बॉडीगार्ड वगैरह नहीं होगा अकेले, क्योंकि वीरेंद्र शाही को भी अकेले में इस तरह मतलब वीरेंद्र शाही को इस तरह मार देना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। वीरेंद्र शाही वहाँ का डॉन, ऊपर से विधायक, ऊपर से मतलब अच्छा वर्चस्व वाला, तो इतना आसान नहीं था कि वीरेंद्र शाही को कोई टच कर देगा। लेकिन होनी को जो होना मंजूर होता है वही होता है। तो उसके बाद भाई वीरेंद्र शाही आगे आगे जा रहे थे, वो पीछे से उनके पीछे पहुंचा, सर में लगा के पहला फायर किया तो वीरेंद्र शाही वहीं पे मुंह के बल गिर गए। और उसके बाद फिर गन निकाला और गोलियां मारना शुरू कर दिया। तो वो गोलियां जब मारता था तो गिनता उनता नहीं था। और भाई साहब पहले मुंह में गोली मारा, फिर उसकी आंख में गोली मारा कि ये घूरता बहुत था, गालियां बहुत देता था, और फिर थोड़ा मार के फिर चला गया। फिर याद आई कि अरे फिर लौट के आया, उसके सीने में चढ़ के कूदा। उसके बाद फिर निकाला अपने AK-47 को निकाल के उसके पहले भाई की दिल में कहाँ है वहाँ पे गोली मारूंगा। तो दिल में गोली मारने के लिए उसको यही नहीं याद था कि ये लेफ्ट राइट किधर होता है, दिल होता है। तो 5-10 राउंड फायर इधर, 10-20 राउंड फायर उधर मारा। टोटल उसको 126 गोलियां मारी थी श्री प्रकाश शुक्ला ने वीरेंद्र शाही को। आप अंदाजा लगा लो कितना क्रूर और कितना बेरहम कातिल था श्री प्रकाश शुक्ला। इसकी कहानियां तो भाई साहब इनका कोई अंत ही नहीं है, अनगिनत केस बहुत शॉर्ट टर्म में किया है। 2-3 साल से लंबा कैरियर नहीं रहा उसका। 22-23 साल की उम्र में शुरू होकर के 25 साल की उम्र में उसका इनकाउंटर हो गया था, यही जो अपने STF ने उसको मारा था। लेकिन
उसका मतलब बिंदास का वो उसका आलम था कि जिस तरह की वो हत्या करता था तो इतना दहशत फैला देता था कि उसका नाम सुन के भी आदमी कांपने लगता था। इस तरह की दहशत, जिसको फ़ोन कर दिया, जो उसने मान लीजिए हफ्ता वसूली के लिए पैसा मांग लिया, वो मिलना ही मिलना, या तो पैसा आएगा या तो गोली जाएगी, दो में से एक काम होके रहेगा। और इसी तरह की अनगिनत खून किया उसने, विवेक शाही का मर्डर किया और के रस्तोगी का मर्डर किया, मतलब बड़ी बड़े कोई भी बड़ा, चाहे वो बिल्डर हो, नेता हो, मिनिस्टर हो। अब आपको मैं बता चुका हूँ कि बिहारी प्रसाद को गोली मारा, भगवान यादव को मारा, मतलब मारा तो बड़े खतरनाक लोगों को, मतलब जो भी अच्छे रसूख वाले थे उनको मारता। छोटे मोटे कांड करने में उसका कोई भरोसा नहीं था। और उसकी मतलब आप सोचो कि इतना बेरहम, इतना जल्लाद आदमी था, इतना मतलब बिंदास आदमी था। हरिशंकर तिवारी विधायक, मंत्री रह चुके हैं और बाहुबली विधायक, मतलब दबंग विधायक हरिशंकर तिवारी गोरखपुर के। अब वहाँ पे हरिशंकर तिवारी को कॉल करके हरिशंकर तिवारी को पंडित जी बोलता था कि पंडित जी कब तक बचोगे, एक ना एक दिन तो मारे जाओगे। तो हरिशंकर तिवारी का आलम ये था कि जब श्री प्रकाश शुक्ला के फोन आते थे तो इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी। अब आप समझ लो कि वो गिड़गिड़ाने की आवाज़ के अंदाज में बात करते थे उससे, क्योंकि पता था कि ये जिसको ठान लिया है वो मार के रहेगा, और यदि मारने की ठान लिया तो मारेगा ही मारेगा। खासकर जब वीरेंद्र शाही को मार दिया, वीरेंद्र शाही एक बड़ा नाम थे, वीरेंद्र शाही को मारने के बाद श्री प्रकाश शुक्ला का नाम बहुत तेजी से ऊपर गया, क्योंकि भाई एक तो दबंग विधायक, और विधायकी शायद उस समय नहीं थी उनकी, इलेक्शन हार चुके थे, लेकिन फिर भी, और ठाकुरों के नेता उसी उनके क्षेत्र में मार देना एक बड़ी बात थी, छोटी मोटी घटना तो थी नहीं। तो हरिशंकर तिवारी का इतना दहशत हो गया था कि जब वो फ़ोन करता था वो पंडित जी कह के बोलता था, पंडित जी मारूंगा तुम्हें बहुत जल्दी, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बहुत ही जल्दी तुम्हारा नंबर आने वाला है। तो हरिशंकर तिवारी उसको कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। डर का आलम, पहली बात तो डर का आलम ये था कि हरिशंकर तिवारी ने 2 मिनी बस खरीदी, उसमें बॉडीगार्ड बढ़ाए और पूरे गार्ड लेकर के, और उतना सब कुछ लेने के बावजूद भी कभी वो इस बस में बैठ के जाए, कभी उस बस में बैठ के जाए, पूरे गार्ड के साथ जब जाया करते थे। और श्री प्रकाश शुक्ला के पिताजी को अपने साथ लेके चलते थे, इसलिए कि यदि पिताजी रहेंगे साथ में तो वो गोली नहीं चलाएगा, इस उम्मीद पे कि वो गोली नहीं मारेगा, मतलब AK-47 नहीं चलाएगा, पिताजी होंगे साथ में, तो लेके जाया करते थे। आप दहशत का अंदाजा लगा लो, वो भी एक नॉर्मल आदमी नहीं, एक नेता, एक मिनिस्टर, मतलब पूर्व मिनिस्टर, और उसके साथ में एक दबंग बाहुबली नेता आप कह लो, वो होते हुए भी उनका ये आलम था कि सांसें रुक जाती थी, तो उससे वो गिड़गिड़ा के बोला करते थे कि भाई मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो यार, मेरे पास तो कोई ठेका नहीं है, मेरे पास कोई रेलवे का ठेका नहीं, मेरे पास कोई PWD का ठेका नहीं, मेरे पास कोई ठेका नहीं है, सारे ठेके तुम्हारे और तुम्हारे बंदों के पास हैं। तो बोला अच्छा, तो भाई उसको बातें वो बोलने की, चिढ़ाने का तो बड़ा मजा आता है। रैकी, वो कुंडली निकालना जिसे कहते हैं ना, रैकी करना, कुंडली निकाला करता था। तो बताया करता था तिवारी को, कि हरिशंकर तिवारी को, कि तिवारी पंडित जी कब तक मेरे बाप को साथ में लेके घूमोगे, कब तक मैं, अब तो 2-2 बस खरीद लियो हो, बॉडीगार्ड बढ़ा लियो हो और दुनिया भर के। तो हरिशंकर तिवारी बोले कि भाई मेरी और भी दुश्मनी है, इसलिए मेरे को ये सब करना पड़ता है। तो बोला कि अच्छा, दुश्मन को तो मारे तो मैंने ही मार दिया है, अब कौन बचा है तुम्हारा दुश्मन, अब सिर्फ तुम हो और मैं हूँ। अरे पंडित जी, तुम्हारे तो पिछवाड़े में मैं जब रॉकेट लॉन्चर लगा के फायर करूँगा तो तुम ऊपर हवा में उड़ोगे, और जब तुम नीचे गिरोगे, तुम्हारी धोती खुली पड़ी रहेगी, तो देख के मुझे बड़ा मज़ा आएगा। और पंडित जी, तुम्हारी तरह खाने तो मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा, तेरही में मैं भी रहूँगा, तेरही खाने वालों में। तो इस तरह की बात किया करता था, और हरिशंकर तिवारी की आवाज़ नहीं निकलती थी, वो सिर्फ गिड़गिड़ाते थे और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो इतना
मतलब बिंदास कातिल था। इसकी कहानियां कभी खत्म नहीं होने वाली है। जो खुद अपने हाथ से मर्डर करे, ऐसा कोई केस नहीं है, ऐसा कोई अपराध नहीं होगा जिसमें वो खुद ना गया हो, खुद जाके उसने अपराध ना किया हो। मतलब कि ऐसा नहीं, क्या होता है कि जब थोड़ा बहुत लोग नाम कमा लेते तो गुर्गे होते उनके पास, हालांकि उसके पास भी कई थे। इस तरह भाई सुधीर त्रिपाठी था, आनंद पांडे था, अनुज प्रताप सिंह था, मतलब बंदे कई सारे थे। लेकिन वो पहली बात तो 2-3 बंदे रहे, ज़्यादातर 3 बंदे रहे, शिवप्रकाश शुक्ला और सुधीर त्रिपाठी और अनुज प्रताप सिंह, 3 ही बंदे ज़्यादातर 90% केसे में यही रहे। पहले इनके साथ आनंद पांडे था, लेकिन आनंद पांडे से डिस्प्यूट हो गया था उसकी बहन के चक्कर में, तो वो अलग हो गया था और फिर बाद में इनकाउंटर में मारा गया। उसकी कहानी मैंने आपको सुना दी है। तो इतना मतलब बेधड़क आदमी था, उसकी कहानियां कभी खत्म नहीं होने वाली हैं। जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगी पूरी कहानी, तब तक मैं शिवप्रकाश शुक्ला की ही कहानी सुनाता रहूँगा। यदि आपको इस तरह की क्राइम स्टोरी इंटरेस्टिंग लगती है, आप इंटरेस्ट लेते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हमारी न्यू वीडियो रिलीज होगी आपको नोटिफिकेशन उसकी बराबर टाइम टू टाइम मिल जाएगी। चलते दोस्तों, फिर मिलेंगे कल दोबारा शिवप्रकाश शुक्ला की अगली कहानी को लेकर के। तब तक चलते हैं, बाय दोस्तों, राधे राधे।